जिस सच्चाई को सबने दबा दिया था वो अब लाश बनकर लौट आई है। लेकिन सवाल ये है, इस बार किसकी बारी है मरने की? खूनी राज, भाग 33, मुंबई, भारत। शाम का समय, बिल्डिंग के बाहर का नजारा। अविनाश जैसे ही गाड़ी से बाहर आया, रिपोर्टर्स की भीड़ ने उसे घेर लिया। उनके सवाल AK-47 की तरह शुरू हो गए। सर, ये चौथी मौत है मुंबई में। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस क्या कर रही है? विजेंद्र काफी समय से फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों से जुड़े थे। क्या आपको नहीं लगता कि ये मौत उन लोगों से जुड़ी हुई है? आपको क्या लगता है, क्या ये आत्महत्या है? अगर है तो उन्होंने आत्महत्या क्यों की? अविनाश को सारे सवाल सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था एक आधे रिपोर्टर को पंच मारने का। ये सारे रिपोर्टर अवन्या की तरह क्यों नहीं हैं जो खुद से तहकीकात कर लें? यहाँ पर मैं क्या कोई अंतर्यामी हूँ जो मुझे सब पता होगा? उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, आप प्लीज थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। जैसे ही कुछ सामने आता है आपको पता चल जाएगा। इतना कहकर वह भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ने लगा, मगर भीड़ सर एक और सवाल कहते हुए उसके पीछे लपकी। आगे खड़े पुलिस वालों ने भीड़ को रोक दिया और अविनाश अंदर चला गया। अभय, आकाश और राठी दूसरी तरफ खड़े थे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने काम में लगा हुआ था। उस जगह को पुलिस वालों ने घेरा हुआ था। अविनाश अभय के पास गया तो उसने सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी सर, पता नहीं सब कैसे हो गया, आई एम रियली सॉरी। अविनाश ने कहा, इट्स ओके अभय, वैसे भी किसी की मौत को हम टाल नहीं सकते, तुम होते भी तो भी कुछ नहीं कर पाते। राठी और अभय ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अविनाश ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, पता है ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मगर अब मुझे सच में इन बातों पर भरोसा होने लगा है। पता नहीं कब किसकी मौत की खबर आ जाए। अभय ने कहा, सर, वैसे आपका शक बिल्कुल सही था, इन कत्ल में कुछ तो लिंक है। अविनाश ने उसकी तरफ देखा तो उसने आकाश को इशारा किया। आकाश ने लिफाफे में लिपटी वो किताब उसके आगे कर दी। खूनी राज, एक अधूरा सच, लेखक कृष्णवीर राज। अविनाश ने सिर हिला दिया और फिर कहा, पता नहीं ये मनहूस किताब कब पीछा छोड़ेगी हमारा। आखिर है क्या इस किताब में ऐसा, जब भी इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई कत्ल हो जाता है। अब तो इसे खोलने से भी डर लगने लगा है मुझे। अभय ने कहा, सर, वैसे कमिश्नर का कॉल आया था। अविनाश ने कहा, क्या कहा उन्होंने? राठी ने कहा, कहना क्या, डांट पड़ी पूरी टीम को, जैसे हमने किसी सुपारी किलर को लगा रखा हो इन सारे कत्ल के लिए। आकाश ने कहा, वी अमरेश सिंह के पास तो सुपारी किलर ही मिला था ना, तो अब क्या वो ही सबको मार रहा है? उसने कहा, ट्रेनिंग बहुत सही जा रही है तुम्हारी। फिलहाल तो इस किताब का मिलना एक ही तरफ इशारा करता है, ये किसी एक ही आदमी का काम है। तभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर आया और उसने एक लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, ये विक्टिम का फोन हमें छत पर मिला। अविनाश ने एकदम से वो पकड़ लिया और कहा, ये विजेंद्र का फोन है, पक्का? ऑफिसर ने कहा, हम उनके बॉडीगार्ड ने कंफर्म किया है। अविनाश ने वो लिया और अभय के पास देते हुए कहा, अगर ये विजेंद्र का फोन है तो इसमें शिवा नाम का कांटेक्ट जरूर होगा, ढूंढो उसे। अभय ने कहा, और अगर नहीं हुआ तो? आकाश ने एकदम से कहा, तो हम हर नंबर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगर उसने कुछ डिलीट भी किया है तो हम लोग उसे रिकवर भी कर सकते हैं। अविनाश ने कहा, परफेक्ट, इसे जल्द से जल्द अनलॉक करवाओ। और हाँ, नंबर ढूंढने से अच्छा है तुम लोग डेटा रिकवर करवाओ, सारे मैसेज, कॉल डिटेल्स, एवरीथिंग, ओके? अभय और आकाश ने सिर हिला दिया। अविनाश राठी के पास मुड़ा और उसने कहा, आप यहाँ बाकी चीजों का ख्याल रखिए, पता लगाइए कि हुआ क्या था, और इस बात का भी कि विजेंद्र यहाँ करने क्या आया था। बिल्डिंग में CCTV फुटेज तो होगी ही, तो सारी फुटेज खंगाल डालिए, फिर पुलिस स्टेशन में मिलते हैं हम सब। अभय ने कहा, मगर आप कहाँ जा रहे हैं सर इस वक्त? अविनाश ने कहा, बस एक खास से मिलने जो इस केस पर कुछ पर्दे उठा सकता है। इतना कहकर वह तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने बिल्कुल नहीं देखा कि वह लड़की यानी कि टायसन दूसरी तरफ भीड़ में खड़ी हुई कोक पी रही थी। उसने हुडी की कैप सिर पर डाली हुई थी और एक हाथ ट्रैक पैंट की जेब में था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। उसके कानों में ईयरफोन लगे हुए थे जिनमें उसके चेहरे की तरह ही एक सर्द गाना बज रहा था। दुनिया में खड़ा हूँ मैं सामने, बस कोई नजर भर कर देख ले, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कोई तो पहचान ले। इस अंधेरी रात में मैं खुद का सहारा हूँ, खुद को ढूंढता मैं वो बंजारा हूँ। मैं अकेला था, अकेला ही हूँ, मैं एक चांद, कभी खुद में अधूरा, कभी खुद में पूरा हूँ। गाना सुनते सुनते टायसन पलटी और अपने रास्ते चली गई। उसने चलते हुए बैकपैक खोला और किताब निकाल ली, खूनी राज, एक अधूरा सच, लेखक कृष्णवीर राज। रोड के किनारे उसने टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चली गई। अविनाश तेजी से गाड़ी में बैठा और उसने वो किताब सीट पर पटक दी। उसने गाड़ी को मोड़ा और तेजी से आगे बढ़ा दिया। उसने गाड़ी के एक्सीलेटर पर प्रेशर दिया और अपना ब्लूटूथ ऑन कर लिया। उसने एक फोन लगाया। थोड़ी देर बैल बजने के बाद फोन पिक हुआ तो अविनाश ने एकदम से कहा, अन्ना। अविनाश ने कहा, मिलना है तुमसे, पर हो तुम? अन्ना ने कहा, तुम्हें पता तो है कि इस वक्त मैं कहाँ पर हो सकता हूँ? हाँ SCP बाबू, कहो, था कि तुम जरूर फोन करोगे।
मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए कुछ खास खबरें हैं एसीपी। अविनाश ने, ठीक है, मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। मुंबई भारत, रात के 8 बजे, एक आम कॉलोनी। ऋतु और अनाहिता एक गली की उतराई कर रहे थे। अनाहिता ने बोला उसे मिलना जरूरी हो गया था और उसको सामने लाने के लिए बहुत कुछ करना था। हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। उसकी नज़र सामने सड़क पर गई। कुछ लड़के खुद को गुंडा समझ रहे थे और पैसे बना रहे थे। एक जिम के बाहर खड़े थे। ऋतु ने फोन की तरफ देखा और कहा, पता तो यही है, फिर ये लड़के यहाँ पहरे पर क्यों खड़े हैं? लगता है इनके पहरे को हटाए बिना हम अंदर नहीं जा सकते। अनाहिता ने कहा, चलो फिर हटाते हैं पहरा। इतना कहकर उसने फोन जेब में डाला और अपनी शर्ट की बाजू लपेटने लगी। ऋतु ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और फिर अपना कैमरा बैग उतारकर दूसरी तरफ रख दिया। ऊपर वो लड़के भी उनको देखकर सीधे हो चुके थे। अनाहिता और ऋतु उनके सामने खड़े थे। एक लड़के ने कहा, हाँ भाई, कौन हो तुम लोग? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ऋतु ने कहा, ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए। बेटा, कल स्कूल नहीं जाना तुम्हें? यहाँ इतनी रात को दूसरों के घर के सामने खड़े हो। दूसरे लड़के ने कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि हमसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है स्कूल की। ऋतु ने मुस्कुराकर कहा, ये तो पता चल ही जाएगा मेरे मुझे, किसको जरूरत है जाने। अनाहिता ने बाजू लपेट कर कहा, हमें अंदर जाना है। जो सबसे आगे खड़ा था लड़का, उसने कहा, नहीं जा सकते। इतना बढ़कर उसने ऋतु की तरफ देखा और कहा, शुरू करें? लड़के ने कहा, बोला ना, नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते, चलो निकलो अब। अनाहिता ने कहा, क्यों क्यों नहीं जा सकते हम अंदर? अनाहिता ने ऋतु की तरफ देखा तो ऋतु ने हाँ में सिर हिला दिया। लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक लड़का ऋतु की तरफ बढ़ा। उसने कहा, अच्छे तरीके से बात समझ नहीं आती माँ। इतना कहकर उसने ऋतु की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि ऋतु ने उसका हाथ पकड़ा और एकदम से उसकी पीठ की तरफ बुरी तरह से मरोड़ दिया। लड़का चीख पड़ा। ऋतु ने कहा, अगर तुम चूजों से डरकर मैं भाग जाता तो आज एक क्राइम रिपोर्टर नहीं होता। इतना कहकर उसने एक जोर का धक्का लड़के को दिया। लड़का दूसरी तरफ लगे पोल से जा टकराया। दूसरे लड़के ने यह देखा और वो आगे बढ़ा ही था कि अनाहिता ने आगे बढ़कर एकदम से उसके पैर में टांग अड़ा दी। लड़का लड़खड़ा गया। उसने पलटकर ऋतु की तरफ देखा और उसे एक पंच मारना चाहा, मगर अनाहिता ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और एकदम से पलटकर उसे धोबी घाट पछाड़ दे डाली। बाकी के दो लड़के ये देखकर पीछे हट गए। ऋतु ने कहा, क्या हुआ नन्हू मुन्नू? डर गए? ये तो बस खाली पीरियड था, असली क्लास तो अब लगेगी। लड़कों ने उसकी तरफ देखा ही था कि ऋतु एकदम से झुका और अनाहिता ने उसकी पीठ पर चढ़कर एक जोरदार जंप मारा। जंप के साथ ही उसने एक जोर की किक एक लड़के के मुंह में मारी। लड़के की आंखें घूमी और वो लड़खड़ा कर गिर गया। ऋतु ने बाकी बचे लड़के की तरफ देखा। वो एक कदम पीछे पलटा और फिर एकदम से पीछे की तरफ भाग गया। अनाहिता दूसरी तरफ गई और उसने बैग उठाया। वापस आकर उसने जमीन पर पड़े लड़कों से कहा, ऐसा है, अगर हमारे बाहर आने से पहले कोई अंदर आया तो तुम लोग ऊपर जाओगे। लड़कों ने मुश्किल से हाँ में सिर हिला दिया। ऋतु और अनाहिता दरवाजे के पास खड़े हो गए। ऋतु ने बेल बजाई। करीब 2 मिनट बाद एक चिड़ी हुई लड़की ने दरवाजा खोला। ऋतु और अनाहिता को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। उसने बाहर की तरफ देखा। अनाहिता ने कहा, वो 4 लड़के फिलहाल आराम फरमा रहे हैं। लड़की ने कहा, कौन है आप? अनाहिता ने कहा, जिनका आपको इंतजार था। इतना कहकर उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया और कहा, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मिस वंदना? वंदना ने उन्हें घूर कर देखा और फिर अंदर आने का इशारा किया। ऋतु और अनाहिता ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया और फिर दोनों अंदर चले गए। दोनों अंदर गए तो एक हॉल था जिसमें सोफा और बाकी चीजों को सलीके से रखा गया था। ऋतु और अनाहिता सोफे पर बैठ गए। वंदना ने भी बैठते हुए कहा, कहिए क्या लेंगे आप दोनों? अनाहिता ने मुस्कुराकर कहा, फिलहाल कुछ सवालों के जवाब। वंदना ने कहा, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप, पूछिए क्या पूछना है आपको? अनाहिता ने कहा, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है कि हम रिकॉर्ड करें इस इंटरव्यू को। वंदना ने नामे सिर हिला दिया। ऋतु ने इशारा पाते ही एकदम से कैमरा ऑन कर दिया। अनाहिता ने कहा, वैसे तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मगर फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। हम यहाँ पर आपके और अमरीश सिंह के बारे में पूछने आए हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। और इतना कहकर उसने अपना फोन आगे करके कहा, आप इसके बारे में कुछ जानती हैं क्या? वंदना ने फोन की तरफ देखा तो उसमें किताब का फोटो था, खूनी राज, एक अधूरा सच लेखक कृष्णवीर राज। वंदना ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ऋतु और अनाहिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। वंदना ने कहा, इस किताब के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता है कि अमरीश जी इस किताब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, मगर क्योंकि ये किताब अधूरी है इसलिए उनका सपना भी अधूरा रह गया। अनाहिता चौंक उठी। मुंबई भारत, रात के 8 बजे एक कैफे। अविनाश ने कहा, तुम्हें तो पता ही होगा, विजेंद्र भी मारा गया, हमारा शिकार बकरी भी खा गया और हाथ भी नहीं आया। अन्ना उसके सामने बैठा खीरा खा रहा था। उसने कहा, अभी टाइसन यूं ही जॉब पर थोड़ी है, कुछ वजह होगी ना उसकी भी। वैसे मुझे कुछ पता चला है, एक सॉलिड न्यूज। अविनाश ने उसकी तरफ देखा तो अन्ना ने कहा,
वो टायसन ने कांटेक्ट किया था विजेंद्र को। विजेंद्र ने उसे बोला भी था कि वो वापस आ जाए, मगर टायसन ने फुल इग्नोर मारा उसको। अविनाश सोच में डूब गया। उसने कहा, अन्ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस कोई सुपारी किलर का नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा राज है। कोई भी सुपारी किलर इस तरह से फंसाए जाने पर लोगों को क्यों मारेगा? अन्ना ने कहा, अरे अभी तक टायसन ने किसी कत्ल में सबूत नहीं छोड़ा ना। अभी उस पर इल्जाम आएगा तो उसको तो गुस्सा आएगा ही ना। अविनाश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं अन्ना, बात इतनी सी नहीं है। उसके मारने का तरीका, और सबसे बड़ी बात, ये मनहूसियत की पोटली, ये किताब, जब भी इसे खोलने की कोशिश करता हूँ कत्ल हो जाता है। अन्ना ने कहा, कौन सी किताब? अविनाश ने लिफाफे में लिपटी किताब उसके सामने रख दी। खूनी राज एक अधूरा सच, लेखक कृष्णवीर राज। किताब अधूरी क्यों है? टायसन ने अमरीश को इसे पूरा करने क्यों नहीं दिया? ऐसा कौन सा राज है जो कई जिंदगियों से जुड़ा है और जिसे जानने वाला हर शख्स एक एक करके मारा जा रहा है? क्या वही राज है जिसने टायसन की जिंदगी बदल दी और अब वही बना है उसके खूनी खेल की वजह? जिसका भी खून हो रहा है उसे एसीपी अविनाश के लिए मर्डर साबित करना नामुमकिन होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या छिपा है उस अधूरी किताब में? अगर आप सच के अगले टुकड़े तक पहुंचना चाहते हैं तो पार्ट 34 को मिस मत करना। वीडियो को लाइक करें, चैनल शैडो टेल्स 9 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कड़ी की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे।